तो सबको स्वागत है, जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं वेलकम है सबको। तो आपको पता है कि 3 सब्जेक्ट का मैं आपको रिवीजन इस सप्ताह में करा चुका हूँ। लास्ट सब्जेक्ट है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। इसका आपका आज इस वीडियो में 2 प्रश्न बहुत अच्छा मिलने वाला है, 2 क्या 3 प्रश्न मिलेगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत खूबसूरत प्रश्न लाए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 के रिवीजन में। कहता है एपिडेमियोलॉजी क्या है, समझ गए? और एपिडेमियोलॉजी ट्राइग क्या है, और राइट द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, मतलब जो रोग होता है उस रोग के कितने चरण में रोकथाम करते हैं, यानी रोग के रोकथाम के स्तरों का वर्णन करना है। साथ में एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या है और एपिडेमियोलॉजी को परिभाषित करना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, चीज़ें को समझिए। एपिडेमियोलॉजी क्या है माय डियर, जिसके लास्ट में लॉजी आ जाता है इसका मतलब होता है अध्ययन करना, समझ गए? अध्ययन कहिए या विज्ञान कहिए, समझ गए ना? लॉजी का मतलब ही होता है अध्ययन या विज्ञान, समझ गए? एपिडेमियोलॉजी एक जनसंख्या में रोगों की आवृत्ति, वितरण और रोग के निर्धारण तत्वों को अध्ययन कर इसके परिणामों का उपयोग जन स्वास्थ्य प्रोत्साहन, स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम और नियंत्रण में करती है। देखिए, एपिडेमियोलॉजी बेसिकली एक अध्ययन है जो किसी जनसंख्या में वहाँ उत्पन्न होने वाले रोग, उस रोग का फैलाव दर, उसके रोग होने के कारण, समझ गए, और साथ में उसका रोकथाम कैसे होगा, इन सभी चीज़ों का अध्ययन, जानकारी एपिडेमियोलॉजी में किया जाता है। जिससे होता यह है कि इन सभी आंकड़ों का उपयोग, समझ गए, इन सभी चीज़ों का उपयोग व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में, स्वास्थ्य के समस्याओं को रोकथाम करने में और नियंत्रण करने में मदद मिलती है। तो यही एपिडेमियोलॉजी होता है। बेसिकली एपिडेमियोलॉजी एक जनसंख्या के बीच में अध्ययन है। जो अध्ययन किस चीज़ के लिए किया जाता है? किसी रोग के आवृत्ति, मतलब फैलाव के दर को, कितना तेज़ी से फैल रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, यह किसके कारण होता है, इस रोग को कौन से चीज़ें हैं जो प्रभावित करता है, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। साथ में इस रोगों से कैसे छुटकारा लिया जा सकता है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य दिया जाए, स्वास्थ्य समस्याओं का रोकथाम किया जाए और नियंत्रण किया जाए। इसीलिए एपिडेमियोलॉजी में इसीलिए जो है एपिडेमियोलॉजी होता है। समझ गए, चीज़ों को समझ गए? आगे है एपिडेमियोलॉजी का, यानी एपिडेमियोलॉजी का कुछ उपयोग है, समझ गए? कहीं ना कहीं उपयोग है, तभी तो यह एपिडेमियोलॉजी जो है अध्ययन करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी का उपयोग यह है कि यह समुदाय में निदान हेतु, इससे स्वास्थ्य समस्या का वितरण, रोकथाम जानने में मदद मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए कितने % बच्चों में कुपोषण है। देखिए, एपिडेमियोलॉजी एक प्रकार से यह आंकड़ा बताता है कि कितने लोग कुपोषण है, कितने लोग बीमार है, बीमारी कैसे फैलता है। तो लगभग यह डायग्नोसिस हेतु काफ़ी काम में आता है। अगर अपन यदि आप समझिए कि अपन अगर पता चल गया कि 4% लोग जो है कुपोषण से ग्रसित है, तो हम ये 4% को ठीक करने का प्रयास करेंगे, कुपोषण से छुटकारा देने के लिए प्रयास करेंगे। तो यही एपिडेमियोलॉजी को जो है उपयोग है। एक समय अवधि में समुदाय में हुए विशेष प्रकार की आवृत्ति या किसी प्रोग्राम के निरंतरता का अध्ययन करना, उदाहरण टीकाकरण प्रोग्राम का अध्ययन करना। अब इस एपिडेमियोलॉजी में टीका का भी अध्ययन किया जाता है, सेवाओं का भी अध्ययन किया जाता है कि कितना हेल्थ सर्विस दिया गया है, उसका क्या प्रभाव रहा है, समझ गए? तमाम चीज़ों को अध्ययन किया जाता है। तो उसी प्रकार से एक प्रोग्राम का अध्ययन, निरंतरता, कितना आगे बढ़ाया जाए प्रोग्राम, कितना आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से टीकाकरण प्रोग्राम का अध्ययन भी जो है एपिडेमियोलॉजी के उपयोग से किया जाता है। नेक्स्ट है समुदाय में किसी महामारी के आउटब्रेक की जांच करना। अब समुदाय में कोई महामारी कितना तेज़ी से फैल रहा है या रोक रहा है, या फिर इसका क्या प्रभाव है, इनको जांच करने के लिए भी एपिडेमियोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी विशेष संक्रामक रोग से ग्रसित केस की शीघ्र पहचान कर महामारी होने से रोकना, उदाहरण के लिए हैजा के रोगी को शीघ्र डायग्नोसिस व उपचार करना। अब एपिडेमियोलॉजी का यह भी उपयोग है कि कोई भी संक्रामक से ग्रसित कोई केस मिल रहा है तो वह कितना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, उस पर नज़र तो रखा ही जाता है। साथ ही जो महामारी फैल रहा है उसको पहचान करके जल्दी से उसका
निवारण किया जाए। जैसे हैजा अगर फैल रहा है तो हैजा को पहचान कर जल्दी से जल्दी हैजा से ग्रसित लोगों को ट्रीटमेंट करके सही किया जाए ताकि और ज़्यादा न बढ़े। तो यह भी एक इसका उपयोग है कि यह रोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। समझ गए? समय से पहले पहचान लिया जाता है एपिडेमियोलॉजी के जरिए। पाँचवा है प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब एपिडेमियोलॉजी आपको बता देगा कि कब क्या है, कितना इफेक्टिव प्रोग्राम चल रहा है, कितना इफेक्टिव सेवा दे रहे हैं, ठीक है, कौन सा बीमारी कितना भयानक चल रहा है, कौन सा करेंट में जो है बीमारी फैल रहा है। अगर ये सब चीज़ें बताएगा तो आप एक बेहतर प्रभावी स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी का यही उपयोग था, मैंने आपको बता दिया, आपको इसको समझना है, ठीक है। आगे है, अब आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंगल। समझ गए? या इसी को एपिडेमियोलॉजी ट्राइड भी कहा जाता है। समझ गए? देखिए, एपिडेमियोलॉजी किसी भी रोग के होने में 3 कारकों की प्रमुख भूमिका होती है तथा इन तीनों कारकों की अंतरक्रिया से होता है। इन तीनों कारकों एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के रूप में दर्शाया जाता है। अब ये जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंगल या ट्राइड कहने का मतलब है कि कोई भी रोग उत्पन्न होता है किसी व्यक्ति में, वह 3 कारकों से ही उत्पन्न होता है। अगर इन 3 कारकों में से कोई भी एक कारक अगर आपके नहीं होगा तो वह रोग व्यक्ति में नहीं हो सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित होता है तो उसमें एजेंट, उसमें होस्ट और उसमें इन्वायरमेंटल, यह तीनों का रोल जो है होता ही है, तभी जाके वह बीमार पड़ता है। अगर इन तीनों में से एजेंट नहीं होगा तो होस्ट और इन्वायरमेंट सिर्फ बीमारी नहीं कर सकता है। अगर होस्ट नहीं होगा तो सिर्फ इन्वायरमेंट और एजेंट बीमारी नहीं कर सकता है। तो यह तीनों साथ में मिलकर बीमारी उत्पन्न करने के लिए जो है भूमिका निभाता है। इसी को एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कहते हैं। और कोई भी बीमारी होता है, डिजीज होता है, तो यही 3 जो है आपके कारक भूमिका निभाते हैं और इसी को एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के रूप में जाना जाता है। समझ गए? तो चलिए अब ये 3 कौन है, तो आपको भी त्रिभुज में इसी प्रकार से एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड को त्रिभुज में दर्शाना पड़ेगा कि एक एजेंट होता है, एक होस्ट होता है और एक आपके इन्वायरमेंट होता है, और यह ट्राइंगल बना दीजिएगा, तभी इसे ट्राइड कहा गया है। ओके, अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि एजेंट का मतलब क्या होता है। तो यह वे कारक है जिनकी उपस्थिति, कमी या अधिकता से रोग होता है। एजेंट कहने का मतलब है कि यह एक कारक है, समझ गए, जो रोग उत्पन्न करता है शामिल होकर, जिनकी उपस्थिति, कमी या अधिकता से रोग होता है। तो एजेंट का मतलब यही है कि इसके उपस्थिति होने से, इसके कम होने से या इसके अधिकता होने से रोग होता है, और यह एक कारक होता है, एजेंट होता है। उदाहरण के लिए भोजन में साल्मोनेला जीवाणु रोग का एजेंट है। जैसे आपके भोजन में जीवाणु में साल्मोनेला जीवाणु अगर उपस्थित है तो यह उपस्थिति क्या करेगा, एजेंट जो है आपको कहलाएगा और यह बीमारी उत्पन्न करेगा। समझ गए? वातावरण इन्वायरमेंट कहने का मतलब है, जैसे समझिए एजेंट का मतलब कोई दूषित जल पीजिएगा, समझ गए, तो दूषित जल में भी जीवाणु होता है, वह भी जो है अंदर जाकर रोग उत्पन्न करेगा, तो वह भी एक एजेंट के काम करेगा। समझ गए? उसी प्रकार से तीसरा है इन्वायरमेंट, वातावरण। तो यह बाहरी सामाजिक, भौतिक व जैविक कारक है जो रोग के होने में सहायक बनते हैं। अब वातावरण आपके बाहरी सामाजिक, ठीक है, बाहरी सामाजिक, भौतिक और जैविक, यह तीनों कारक जो है होते हैं पर्यावरण, जो आपके रोग होने में सहायता करते हैं। जैसे सामाजिक कारक में गरीबी, बेरोजगारी, संस्कृति कारक, भौतिक कारण में जलवायु प्रदूषण, जैविक कारण में मक्खी मच्छर। तो मक्खी मच्छर जैविक कारण जिसमें जीवन है, तो मक्खी मच्छर भी आपके वातावरण में मौजूद होता है। भौतिक कारण जैसे जलवायु, क्लाइमेट, प्रदूषण, यह भी वातावरण में आपको मिलेगा। ठीक है। सामाजिक कारक जो समाज में गरीबी, बेरोजगारी और संस्कृति कारक, यह भी कहीं ना कहीं हमारे समाज के वातावरण में मौजूद है, जो आपके बीमारी के कारण होता है। तो वातावरण में सामाजिक कारक भी आएगा, भौतिक कारक भी आएगा और जैविक कारक भी आएगा। ओके, तो ये तीनों कारण है, तीनों कारण समझ लीजिए, यह वातावरण में मौजूद होता है जो रोग के कारण बन सकते हैं। ठीक है, आगे है तीसरा है हमारा होस्ट। यह वे कारक है जो मनुष्य से संबंधित होते हैं, जिनके होने से रोगी की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए
कुपोषण, कम सक्रिय जीवन शैली, मानसिक तनाव, ठीक है। उसके बाद धूम्रपान, मद्यपान, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर। तो माय डियर यह कुछ जो है आपके होस्ट, जैसे हम लोग एजेंट पढ़ चुके हैं, इन्वायरमेंट पढ़ चुके हैं, ठीक है। होस्ट पढ़ चुके, इन्वायरमेंट पढ़ चुके, अब सॉरी एजेंट पढ़ चुके, इन्वायरमेंट पढ़ चुके, अब हम लोग को होस्ट ही जानना है। तो देखिए होस्ट वाला जो कारक है जो बीमारी उत्पन्न करने में भूमिका निभाएगा, यह खासकर मनुष्यों से ही संबंधित है, जिनके होने से रोगी में कई गुना संभावना जो है रोगी बनने का हो जाता है। जैसे कुपोषण होना, भोजन में अगर सही से नहीं व्यक्ति करेगा या सही आवश्यक मात्रा में आहार नहीं रहेगा, कुपोषित हो जाएगा। जीवन सक्रिय नहीं है उसका, मानसिक तनाव से ग्रसित है, ठीक है। धूम्रपान, मद्यपान ले रहा हो, हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर कर रहा हो, तो ये सब उसके होस्ट होते हैं जो उससे खुद के संबंधित है। चाहे कुपोषण हो, चाहे मानसिक तनाव हो, चाहे धूम्रपान हो, मद्यपान हो, यह सब खुद का संबंधित होता है। तो खुद के जो संबंधित हो वह होस्ट वाला कारक होता है जो बीमारी में आपको भूमिका निभाता है। तो कोई व्यक्ति अगर बीमारी से ग्रसित होता है, रोगी होता है, तो उसमें होस्ट भी रहता है, यानी उसको खुद से संबंधित कुछ कारण होते हैं। उसके बाद बात करेगा पर्यावरण, तो पर्यावरण में उसको हो गया बायोलॉजिकल, हो गया फिजिकल, हो गया या फिर सामाजिक हो गया, तीनों में से कोई ना कोई एक मिल ही जाएगा, तो वह जो है उसका हो जाएगा पर्यावरण। और एक आपका एजेंट होता है जो आपके किसी न किसी माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर ही जाएगा, और यह तीनों माध्यम जो है आपके रोग उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है, जिसे एपिडेमियोलॉजी ट्राइड कहते हैं। समझ गए। चलिए ये हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन हमें आगे पूछा गया था कि कोई भी रोग के रोकथाम स्तर के कितने स्तर होते हैं। तो देखिए अगर ज्वाइंट करके पूछेगा तो 10 नंबर में पूछ लेगा, लेकिन अगर 5 नंबर में भी कभी कभी पूछता है कि लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, यानी रोग के रोकथाम के कितने स्तर होते हैं। तो समुदाय में रोगों को रोकथाम करने के मात्र 3 प्रकार से 3 स्तर होते हैं। पहला है प्राइमरी प्रिवेंशन, दूसरा है आपके सेकेंडरी प्रिवेंशन, और तीसरा है टर्शियरी प्रिवेंशन, मतलब तृतीयक रोकथाम। तो यह 3 स्तर पर रोकथाम किया जाता है, समझ गए। प्राथमिक रोकथाम में रोग के होने से पहले ही जो है रोग से बचने के लिए सुरक्षित रहते हैं पहले ही, तो यह प्राथमिक रोकथाम होगा। द्वितीयक रोकथाम होता है जहाँ पे बीमारी से बचने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इलाज कराते हैं, जांच वगैरह करवाते हैं, सिम्टम्स लेते हैं। और तृतीयक रोकथाम होता है जहां पे व्यक्ति को अलग अलग वार्डों में पर्सनली देखभाल किया जाता है, भर्ती कराया जाता है, तो उच्च संस्थानों में रेफर किया जाता है, तो यह तृतीयक स्तर का देखभाल होता है, समझ गए। तो रोग से रोकथाम का यह 3 स्तर होता है। तीनों स्तर आपको डिटेल से लिखना पड़ेगा, जो कि पहले पढ़ा चुके हैं। इतना जान लीजिए कि कितने स्तर है, कौन कौन है, बता दिए। ओके, अब हम लोग चलेंगे आगे आगे हम लोग और समझेंगे अच्छे से। चलिए आगे। अब यहाँ पे जो ऊपर में एपिडेमियोलॉजी देखे हैं उसका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, तो जो लोग इंग्लिश वाले हैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंग्लिश में आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत को लिखिए, समझ गए। हमें अब बताना है स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत को हमें बताना है, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन, राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। तो चलिए हम लोग हेल्थ एजुकेशन क्या है देखते हैं, और हेल्थ एजुकेशन के जो प्रिंसिपल है इस प्रिंसिपल को भी हम लोग देखेंगे, समझ गए। प्रिंसिपल की मतलब क्या होता है, देखिए कहीं भी प्रिंसिपल आपसे पूछेगा ना, तो प्रिंसिपल के मतलब ही होता है कि अच्छी अच्छी बातें। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि जो किसी चीज़ के लिए अच्छाई हो वही उसका सिद्धांत हो जाता है, जिसको हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं सिद्धांत को। तो उसी प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के जगत में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे जो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बेहतरी के लिए होगा, वही सिद्धांत होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा होता क्या है, हेल्थ एजुकेशन है क्या। स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। देखिए जैसे एक होता है आपका स्कूली शिक्षा होता है, व्यक्ति को स्कूल में शिष्टाचार, अनुशासन, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ बताया जाता है, गुण अवगुण, वो स्कूली शिक्षा होता है। लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी पहलुओं के बारे में
समुदाय में व्यक्तियों को शिक्षित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। समझ गए? स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा समुदाय के लोगों को शिक्षित कर उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है। कोई व्यक्ति मानिए कि वह बहुत गंदगी से रह रहा है, नाखून नहीं काट रहा है, स्नान सही से नहीं कर रहा है हमेशा, ठीक है? वह बहुत गंदगी से रह रहा है तो उसको बीमारी होने की संभावना ज़्यादा है। तो एक स्वास्थ्य शिक्षा के ज़रिए आप उसके जीवन को बदल सकते हैं, उसको शिक्षित करके उसके जो जीवन शैली है उसमें बदलाव लाया जा सकता है, ठीक है? स्वास्थ्य शिक्षा वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिससे समुदाय में रहने वाले व्यक्ति, परिवार ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, मतलब अच्छा होता है। तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे समुदाय में, कम्युनिटी में रहने वाले लोग या व्यक्ति स्वास्थ्य में अपने व्यवहार में ऐसा सीखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। समझ गए? तो यही आपका स्वास्थ्य शिक्षा हो गया। ओके, हेल्थ एजुकेशन हो गया। अब यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कुछ अच्छे अच्छे बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन को आप लोग समझ गए तो बताइए। हेल्थ एजुकेशन का सीधा सीधा मतलब है कि हेल्थ एजुकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति को हेल्थ एजुकेशन के जरिए समुदाय में रहने वाले जो भी व्यक्ति है, जो भी परिवार है, उसको उसके दिनचर्या में, उसके जीवन शैली में हम स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बदलाव ला सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति है, जो परिवार है समुदाय में, वह स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए अपने जीवन को, अपने स्वास्थ्य को हितकर बना सकता है अपनाकर, ठीक है? तो स्वास्थ्य शिक्षा व्यक्ति को बेहतरी के लिए होता है जो उसको दिनचर्या, जीवन शैली के बदलाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। समझ गए? स्वास्थ्य शिक्षा के लिए आपको कुछ कुछ बातें को ध्यान देना होगा जो उसके सिद्धांत होते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य शिक्षा जो होनी चाहिए वह सहभागिता बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य शिक्षा में ज़रूरी बातें ध्यान देने वाली ये है कि सभी समुदाय के लोगों और परिवारों को यहाँ पे पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है, सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है। अगर स्वास्थ्य शिक्षा में लोग भाग नहीं लेंगे तो कोई काम का नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप किसको स्वास्थ्य शिक्षा दीजिएगा? तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए लोगों को सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप लोगों के जीवन में उसके स्वास्थ्य को बेहतरी के लिए कुछ बता सकते हैं। तो सहभागिता प्रथम बातें है। दूसरा है, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। आप एज ए नर्स व्यक्ति को समुदाय में किसी टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जैसे एड्स के ऊपर, जैसे टीबी के ऊपर, जैसे साफ़ सफाई के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर अगर आप लोगों को बता रहे हैं तो वही उसका स्वास्थ्य शिक्षा हुआ। अब मान गए स्वास्थ्य शिक्षा आप बता रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल बातें का यूज कर रहे हैं जो लोगों को, जो एक आम इंसान को समझ से परे है, तो ऐसे में कम्युनिकेशन बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपको स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर देना है तो आपको कम्युनिकेशन बेहतर बनाना पड़ेगा, जो आसानी से आप बोल पाए और आसानी से आपकी बातों को सामने वाला व्यक्ति समझ पाए, वही कम्युनिकेशन होता है। और कम्युनिकेशन जितना सरल होगा, स्वास्थ्य शिक्षा उतना ही बेहतर होगा। समझ गए? कोई ऐसे टेक्निकल भाषा ना हो, ऐसा भाषा हो जो लोकल आदमी समझ सके। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है, ये सही बातें हैं, ठीक है? आगे है मोटिवेशन। अब किसी भी चीज़ में आप शिक्षा जगत में मोटिवेशन को हटा दीजिएगा, अभिप्रेरणा को हटा दीजिएगा, तो शिक्षा सीखना, समझना अधूरा हो जाएगा। उसी प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो इसका एक अपना सिद्धांत है कि मोटिवेशन होना ज़रूरी है। बगैर मोटिवेशन के आप स्वास्थ्य शिक्षा किसी को नहीं दे सकते हो, दे भी सकते हो, अगर मोटिवेशन नहीं होगा तो वह व्यक्ति सीखने के लिए उत्साहित नहीं रहेगा। क्योंकि मोटिवेशन क्या करता है? व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है कि चलो आगे बढ़ो, तुम सीखो ये चीज़। और जहाँ पे मोटिवेशन नहीं होगा वहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा की बात कहाँ होगी? तो मोटिवेशन महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है? आगे है समझ, कॉम्प्रिहेंशन। अब समझ कहने का मतलब है कि आप जो स्वास्थ्य शिक्षा लोगों को देंगे वह ऐसा हो कि लोग आसानी से समझ पाएँ। जैसे आप टीबी के बचाव के उपाय बता रहे हैं लोगों को कि कैसे टीबी से बचना है, क्या करना है। अब आप ऐसे-ऐसे बात बता रहे हैं जो टीबी में पहली बार लोग सुन रहे हैं, आपकी बातों को समझ ही नहीं रहे हैं, तो फिर वह स्वास्थ्य शिक्षा कोई फ़ायदे का नहीं होगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा में समझ योग्य बातें होना बहुत ज़रूरी होता है। समझ गए? नेक्स्ट है अच्छे संबंध, गुड रिलेशन।
अब कोई भी व्यक्ति एज ए नर्स आप स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं समुदाय में जाकर, और सामने 2-4 व्यक्ति बैठा है, आपकी बातों को सुन रहा है, जिस भी टॉपिक पर आप शिक्षा दे रहे हैं, व्यक्ति बैठकर सुन रहा है, ठीक है? और आप बताने वाला है, बता रहे हैं सबको, ठीक है? सबको बता रहे हैं। अब मानिए आप बता रहे हैं, नर्स है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। अब मानिए ये पाँचों व्यक्ति बैठा आपकी बातों को सुन रहा है, लेकिन आपके बीच में और इसके बीच में कोई जो है रिलेशन बढ़िया नहीं है, समझ गए? ना आप जो बोल रहे हैं ना ये समझ रहा है, ना ये जो बोलना चाह रहा है आप समझ रहे हैं, ना ये कोई क्वेश्चन कर रहा है, ना आप उसके प्रश्नों का जवाब दे पाइएगा। तो अच्छा संबंध जब तक दोनों श्रोता मतलब सुनने वाला, ठीक है? और वक्ता मतलब जो बकने वाला हो, जो खुलकर चर्चा करने वाला हो, इन दोनों के बीच में जब तक अगर मान गए अच्छा संबंध नहीं होगा, तब तक आप स्वास्थ्य शिक्षा की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा तभी होगा जब नर्स और श्रोता के बीच में बढ़िया रिलेशन होगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बढ़िया है अच्छे संबंध होना। छठा है प्रबल। प्रबल के मतलब होता है मजबूत। तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रबल तभी होगा जब आप कोई टॉपिक के चुनेंगे, कोई विषय को चुनेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो है क्या करेंगे, जिस भी टॉपिक पर मन हो बिना जानकारी के बकने लगे, तो यह प्रबल नहीं होगा, यानी मजबूती नहीं होगा, और वह जो है आप किसी को सिखा भी नहीं सकते हैं। तो प्रबल होना बहुत ज़रूरी है स्वास्थ्य शिक्षा में, दोहराना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप किसी सामने वाले को अपनी बातों को सिखा सकते हो। ओके, आगे है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। करके सीखने का मतलब है कि आप कहीं स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर प्रभावी तभी होगा, उसका सिद्धांत तभी माना जाएगा जब आप डूइंग यानी करके बताएंगे। लर्निंग बाय डूइंग मतलब किसी को सिखाएंगे कब, जब आप करके बताएंगे, तब सामने वाला आसानी से समझ पाएगा। तो करके सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, यह सिद्धांत याद रखिएगा। 8वां है रुचि। अब स्वास्थ्य शिक्षा का विषय श्रोता, सुनने वाला समुदाय, जन समुदाय, लोगों की रुचि और आवश्यकता के अनुसार हो। अब समुदाय में जो चीज़ का ज़्यादा ज़रूरी है उस पर अगर ज़्यादा आप जो है फेंकेंगे, ज़्यादा बातें बोलेंगे, ज़्यादा स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, तो हो सकता है वो लोगों की रुचि के हो और लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लें। और फालतू की बातें कीजिएगा, ऐसा ऐसा टॉपिक उठा के बकने लगिएगा, स्वास्थ्य शिक्षा देने लगिएगा जो लोगों को ज़रूरी का होगा ही नहीं, तो फिर कौन व्यक्ति उसमें आएगा, पार्टिसिपेशन करेगा, किसको उतना टाइम है? तो रुचि होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है, ये 8 पॉइंटें स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के लिए, ये 8 पॉइंटें याद रखना है। आपसे सिद्धांत भी पूछेगा, स्वास्थ्य शिक्षा के विभिन्न विधियों के बारे में भी पूछेगा, तो आगे हम विधि ही बताएंगे, अभी मैंने सिद्धांत बता दिया, ठीक है? सिद्धांत में कौन कौन से पॉइंट है, तो एक बार चलिए और रिपीट कर देते हैं। सबसे है रुचि होनी चाहिए, ये सिद्धांत है। करके सीखना चाहिए, ठीक है? प्रबल होना चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा, अच्छे संबंध होनी चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा में, स्वास्थ्य शिक्षा में समझ होनी चाहिए एक दूसरे की बातों को, स्वास्थ्य शिक्षा मोटिवेशन से भरा होना चाहिए, और स्वास्थ्य शिक्षा में कम्युनिकेशन संप्रेषण का होना बहुत ज़रूरी है, और स्वास्थ्य शिक्षा में सहभागिता, सबके पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़रूरी है। और यही 8 पॉइंट आपको स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत हो गया। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ऊपर जो लोग सिद्धांत देखे हैं, यहाँ पे इंग्लिश मैंने इसका दे रखा है ताकि आप जो भी इंग्लिश वाले हैं अपना इंग्लिश में तैयारी करें, ठीक है? अब बातें यहाँ पे आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी कभी सिंगल में ये 10 नंबर में पूछ लेता है कि स्वास्थ्य समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा के प्रयोग की जाने वाली जो विधियाँ हैं, मेथड है, उस मेथड के बारे में बताइए। यानी डिस्क्राइब द मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी स्वास्थ्य शिक्षा के कितने विधि हैं, किन किन विधियों के जरिए हम स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं, इन विधियों के बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है, पूछता भी है। तो चलिए हम लोग इनके अनेकों विधियों के बारे में एक एक करके देखेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा की विधियाँ निम्न प्रकार है, आपको याद रखना है। 3 स्तर पर यह स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। पहला स्तर होता है व्यक्तिगत स्तर पर, दूसरा स्तर होता है, पहला है व्यक्तिगत स्तर, दूसरा है सामूहिक स्तर पर, ठीक है, और तीसरा होता है जन समुदाय के स्तर पर। तो ये 3 स्तर आपको ध्यान में रखना है, यह तीनों स्तर को आसानी से समझ पाइएगा। पहला है व्यक्तिगत स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा,
ए नंबर में जो मैंने आपको पहले बताया कि जो स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाएगा वह व्यक्तिगत स्तर पर होगा। अब व्यक्तिगत स्तर पर कहने का मतलब है कि इस विधि में जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा जो व्यक्तिगत तौर पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जाती है वह नर्स, मान गए एक नर्स है, ठीक है। व्यक्तिगत स्तर पर कहने का मतलब है कि जहाँ पे पर्सनली किसी को स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाएगा। यहाँ पे 2-4 व्यक्तियों की बात नहीं होगी। 2-4 व्यक्ति का मतलब तो ग्रुप में हो गया, समूह में हो गया, तो वो तो होगा नहीं। व्यक्तिगत के मतलब होता है पर्सनल। पर्सनल मतलब एक नर्स है और एक सामने व्यक्ति है और किसी भी चीज़ के बारे में बताएगी पर्सनली तो वह व्यक्तिगत स्तर पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर जो विधि है वह पहला विधि है गृह मुलाकात होम विजिट का। अब जो नर्स होती है वह घर घर जाकर लोगों को पर्सनली स्वास्थ्य के बारे में बताती है, जो भी चीज़ के बारे में बताना हो, चाहे किसी हेल्थ प्रोग्राम के बारे में बताना हो, साफ़ सफाई के, हैंड वॉशिंग के बारे में, ठीक है, कोई भी चीज़ के बारे में बताना हो, यहाँ पे होम विजिट के माध्यम से वह पर्सनली व्यक्तिगत रूप से सभी का स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है। तो व्यक्तिगत रूप में एक ही है हेल्थ एजुकेशन, बाकी कुछ है नहीं, ठीक है। अब दूसरा है समूह स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा। समूह स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ, ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाएगा अनेकों विधियों से, तो वह सामूहिक स्तर पर देने वाला होगा। तो सामूहिक स्तर पर आपको अलग अलग प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे 5-6 आदमी है, 10 आदमी, 20 आदमी है। अब स्तनपान के क्या उपयोगिता है इसके बारे में ही बताने लगना, यह भी एक स्वास्थ्य शिक्षा है, तो ये हो जाएगा। गर्भवती महिलाओं को कौन कौन से आहार देना चाहिए लोगों को बताने लगना, 15 से 20 लोगों को एक साथ, ये भी ग्रुप शिक्षा हो गया। गर्भ निरोधक का क्या महत्व है इसके बारे में बता रहे हैं, तो यह भी एक स्वास्थ्य शिक्षा ही हो जाएगा। टीकाकरण के महत्व आदि स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में आप बताते हैं लोगों को, जो एक साथ 5, 10, 20, 25 की संख्या में होता है, तो वह सामूहिक स्तर पर सबको हो जाता है एक बार में ही, ठीक है। तो चलिए सामूहिक स्तर पर कौन कौन से विधियाँ हैं जिसके द्वारा दिया जाता है हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन। प्रदर्शन करने कहने का मतलब है कि करके दिखाना, ठीक है। प्रदर्शन करने का मतलब है कि जैसे हमें ओआरएस का घोल तैयार करना है, तो लोगों में हम ओआरएस घोल तैयार करने का स्वास्थ्य शिक्षा कैसे देंगे। तो सामूहिक स्तर पर डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन करना, यानी आप लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके बताइए लोगों को, ताकि लोग आपके कामों को, आपके प्रदर्शनों को देख कर सीखेंगे, ठीक है। तो ओआरएस के घोल बनाना हो या ठंडी पट्टी से जो है टेम्परेचर कम करना हो, तो कैसे ठंडी पट्टी को करते हैं, सेकाई करते हैं, ठीक है। मिर्गी के दौरान लोगों को कैसे सुरक्षा देना है, स्तनपान का सही विधि क्या है, तो यह सब आप कर कर के प्रदर्शन कर कर के दिखा सकते हैं। जैसे देखते होइएगा आपके आसपास स्वास्थ्य के क्षेत्र में नुक्कड़ नाटक होता रहता है, जिसमें लोगों के टीम आएगा और वह किसी एक विषय पर जो है सभी अपना अपना रोल करके दिखाएगा, ठीक है। तो वह एक प्रदर्शन होता है जिसके माध्यम से वह आपको स्वास्थ्य शिक्षा देने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसमें होता यह है कि 20, 30, 40, 50 जितना भी व्यक्ति हो उसको एक साथ हम लोग समूह में दे देते हैं, ठीक है, प्रदर्शन के जरिए। दूसरा है लेक्चर विधि। लेक्चर विधि का मतलब होता है कि इसमें एक जो है टीम लीडर होता है, समझ गए, और वह जितने भी श्रोता होते हैं सामने बैठे खड़े, सबको एक विषय के ऊपर लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, ठीक है। और ये जो है लेक्चर विधि होता है जिसमें एक टॉपिक है, एक स्वास्थ्य शिक्षा, जैसे मान गए एड्स से कैसे बचना है, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एड्स एक टॉपिक हो गया, उस टॉपिक के ऊपर लेक्चर दिया जाएगा भरी महफिलों में, भरी लोगों के बीच में, समूहों में, तो वह लेक्चर विधि हो जाएगा, लेक्चर देकर समझाना, ठीक है। तीसरा है समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के मतलब है कि 10-20 आदमी हैं, 40 आदमी हैं, ठीक है। एक टॉपिक दे दिया जाएगा, सभी ग्रुप में अपना अपना, ये 3 का अलग ग्रुप है, ये 2 का अलग ग्रुप है, ये 3 का अलग ग्रुप है, सभी को ग्रुप में एक एक टॉपिक दे दिया जाएगा। कहेगा कि आप अपने अपने ग्रुप में डिस्कशन करें, और इस सभी ग्रुप में देख रेख के लिए एक जो है टीम लीडर बना दिया जाएगा, मॉनिटर बना दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि भाई तुम हैंडल करो सभी को, अपने अपने ग्रुप में अपने अपने सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करो, डिस्कशन करो, और कोई भी गड़बड़ हो तो जो मॉनिटर है वो तुम हैंडल करना। तो यही समूह चर्चा हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। आगे है संगोष्ठी। संगोष्ठी करने का मतलब है कि एक टॉपिक रहता है, ठीक है,
और जो हेल्थ एजुकेशन देने आते हैं वह 4-5 के संख्या में होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं और वह टॉपिक लेकर आते हैं। उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, मेन होते हैं, ठीक है। सामने वाला जो व्यक्ति सब आपके बातों को सुनेगा, उसको अपने अंदर के, जैसे कोई आप लेक्चर देगा तो उससे संबंधित तो क्वेश्चन भी मन में उठता है ना। तो जो श्रोता है, जो व्यक्ति है, जो आपके बातों को सुनेगा, उसको जो है सुनने के बाद उससे सवाल पूछने का भी जो है उसको आमंत्रण किया जाता है, वही संगोष्ठी होता है, ठीक है। यानी आप लेक्चर दे दिए, आप स्वास्थ्य शिक्षा दे दिए, अब इससे जुड़ी हुई लोगों को मन में विचार आ सकता है, तो उसको पूछने के लिए आप स्वतंत्र जो है लोगों को आमंत्रित करते हैं, तो वही संगोष्ठी हो जाएगा, ठीक है। आगे है कार्यशाला। कार्यशाला का मतलब होता है कि 3-4 व्यक्तियों के ग्रुप में बांट दिया जाता है और सब में एक एक मॉनिटर जो है रख दिया जाता है और सबको जो है कार्यशाला में रखा जाता है कि भाई कर कर के अपने काम को सीखो, कर कर के देखो, ताकि आप घर भी जाओ तो कोई भी ज़रूरत पड़ जाए स्वास्थ्य के बारे में तो आप खुद से कर सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। तो यह कार्यशाला हो जाता है, ठीक है। यह भी स्वास्थ्य शिक्षा की एक विधि है ग्रुप लेवल पर। पैनल चर्चा का मतलब है यह संगोष्ठी के तरह ही होता है, ठीक है। संगोष्ठी के तरह ही इसमें एक पैनल का निर्माण किया जाता है। जितने भी व्यक्ति हैं उसको अलग अलग पैनल में 2-4 लोगों के अलग अलग ग्रुप में पैनल में बांट दिया जाता है और उन सब में एक एक मेन चेयरपर्सन चुन दिया जाता है और डिस्कशन होने के बाद जो है आखिर में सवाल पूछने का अनुमति भी दिया जाता है लोगों को। तो यह पैनल चर्चा हो जाता है, ठीक है। 7वां है फील्ड ट्रिप। फील्ड ट्रिप कहने का मतलब है कि जैसे देखते होइएगा कि बच्चों सब को, स्कूली छात्र छात्राओं को फील्ड ट्रिप पर ले जाया जाता है और वहाँ फील्ड ट्रिप पर उससे जुड़ी हुई अनुभवों, घटनाओं से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जो उसको जो है उन सभी चीज़ों को ट्रिप के बाद जो है पता होता है, वो बताते हैं, ठीक है। तो फील्ड ट्रिप भी एक प्रकार के स्वास्थ्य शिक्षा ही है। 8वां है फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड का मतलब होता है कि इसमें एक कार्ड होता है, ठीक है, ऐसे कार्ड होता है, समझ गए। इस कार्ड में आपके कोई चीज़ें जैसे पम्पलेट वगैरह होता है ना, उस पर देखते हैं छाप कर लोगों के बीच में बांटता है। सब्जेक्ट जो है वो आपको लेक्चर देते रहेगा आदमी और उसी से संबंधित आपको पम्पलेट में छपा भी रहता है जो लोगों के हाथ में देता है स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में, ताकि लोग खुद से भी पढ़कर समझ सके। तो वही फ्लैश कार्ड हो जाता है, समझ गए। चलिए 9वां है फ्लासेन बोर्ड। फ्लानेल बोर्ड का मतलब होता है कि आप लोग देखते होइएगा, आप अपने कॉलेज में कहीं भी इंस्टीट्यूशन में देखते होइएगा कि किसी दीवार पर चरखुटा जो है एक बोर्ड लगा होता है, उसके ऊपर शीशा लगा होता है और नीचा वेलवेट का लाल जो है उसमें वेलवेट का चिकना लगा होता है जिस पर नोटिस वगैरह चिपकाया होता है। तो वह भी एक प्रकार का फ्लैनेल बोर्ड जो है लकड़ी का बना हुआ वेलवेट से अंदर से चिपकाया हुआ रहता है। उस पर सूचना वगैरह को जो है हम लोग लगाते हैं, जो एक प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा का भी काम करता है, ठीक है। अब हो गया समापत। अब सी नंबर है जन साधारण स्तर पर। जन साधारण स्तर पर कहने का मतलब है कि अगर हमें स्वास्थ्य शिक्षा 5, 10, 20, 50, 40 के संख्या में लोगों को नहीं देना है, हम चाहते हैं कि एक जगह से बहुत सारे दूरियों में, बहुत सारे जगहों पर या फिर किसी राज्य में, किसी या फिर पूरे देश लेवल पर स्वास्थ्य के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में प्रचार प्रसार करना हो, जानकारी देना हो लोगों को, तो फिर उसमें ऐसे ऐसे माध्यम हम अपनाते हैं जो जन जन तक पहुंच जाए, वही जन साधारण स्तर पर होता है, ठीक है। मान के ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो उसमें कितना होगा, ग्रुप लेवल पर करेंगे तो कितना होगा, 100, 50, 400, 200, 60, 70 यही ना होगा। लेकिन अगर जन साधारण स्तर पर हम उपयोग करते हैं स्वास्थ्य शिक्षा देने का, तो इससे लाखों लाख करोड़ों करोड़ों जो है लाभान्वित होगा एक साथ में। जैसे बड़े समूह पर अगर स्वास्थ्य शिक्षा देना हो, जैसे हमारे स्वास्थ्य में कोई बदलाव करना हो, कोई नए चीज़ लाना हो, तो केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी किया जाता है कि हाँ फलाना चीज़ हम बदल रहे हैं, फलाना चेंजेज कर रहे हैं, ये आवश्यक है, होता है ना। जिसके माध्यम टीवी के माध्यम से हो गया, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सरकार जो है लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करती है चीज़ें। तो वही चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में अगर से हमें देना हो स्वास्थ्य शिक्षा लोगों के बीच में, तो उसके लिए हम जन साधारण स्तर पर उपयोग करते हैं, अखबार का उपयोग करते हैं, ठीक है, रेडियो का उपयोग करते हैं,
स्वास्थ्य पत्रिका, बुलेटिन, पर्चा का प्रयोग करते हैं, पंपलेट वगैरह का, समझ गए। फिल्म और टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं, प्रदर्शनी और पोस्टर का प्रयोग करते हैं, समझ गए। इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब जो है आपके जनसाधारण स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा देने का एक माध्यम है, एक विधि है, ठीक है। तो स्वास्थ्य शिक्षा देने के 3 स्तर पर दे सकते हैं। पहला स्तर व्यक्तिगत रूप से, जिसमें मात्र एक है होम विजिट था, पहला हो गया व्यक्तिगत। दूसरा सामूहिक लेवल पर है, जिसमें समूहों में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है, जैसे प्रदर्शन करके, संगोष्ठी करके, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन करके, पैनल निर्माण करके, ठीक है ना। तमाम है, ऐसे ही ग्रुप लेवल में बहुत सारे था, समझ गए। उसी प्रकार से जनसाधारण स्तर पर है तीसरा, उसमें इंटरनेट है, टीवी है, रेडियो है, अखबार है, पंपलेट है, इस इंटरनेट है, ये सब आपके जनसाधारण स्तर पर है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपका जो है स्वास्थ्य शिक्षा और उसके विधि समाप्त हो गया, समझ गए चीज़ों को। और साथ में एपिडेमियोलॉजी भी मैंने आपको करा दिया। अब आपका काम है, यहाँ पे मैंने इंग्लिश भी दे रखा है, अब आपका काम है कि इसको 1-2 बार रिवीजन करके कंप्लीट कर लेना, क्योंकि रिवीजन के बाद भी अगर बार बार आपको अगर पढ़ने का ज़रूरी पड़ रहा है तो फिर आपका तैयारी सही नहीं है। तो इसलिए अब लास्ट है, कंप्लीट करते चलिए, छोड़िए मत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हेल्थ एजुकेशन, तो इसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा आपको। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।